तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग हमने क्या समझा था कि पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होता है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। यही पढ़ा था ना कि पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा मीनिंग होता है स्टोर्ड एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब यूटिलाइजेशन एनर्जी, जो हमको यूटिलाइज करते हैं वो क्या होती है हमारी? काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ इट इज स्टोर्ड एनर्जी। किसी कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइज के कारण जो एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज के लिए, एट रेस्ट के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं कि कोई दो कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे एक हमको दिया कि ये Q1 है और ये क्या है? Q2 है। दोनों का सेपरेशन कितना है? R पे रखा गया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है वो हम समझते हैं। तो हमने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्स। तो एनर्जी का सिंपल सा मीनिंग क्या था? ये जितना वर्क कर सके, पूरी अपनी जितनी इसकी कैपेसिटी है, जितनी इसकी एबिलिटी है, उसे जितना मैक्सिमम वर्क कर सके वो क्या कहलाएगा? इसकी एनर्जी, इस सिस्टम का। जब भी डिफाइन करेंगे सिस्टम के लिए हम करते हैं। और क्योंकि ये इंटरैक्शन एनर्जी होती है तो इसमें क्या होगा कि या तो हम बोले कि इस सिस्टम को असेंबल करने में एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क किया होगा वही वर्क इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, तो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसे कहते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करें तो पहले क्या रहा होगा? जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो एक रेफरेंस लेते हैं। इसका ये रेफरेंस हम कहां पे लेते हैं? इन्फिनिटी पे। क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां पे इंटरैक्शन जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम। सिस्टम को बनाने में जितना हम वर्क करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है, वही वर्क क्या होता है? स्टोर होती है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली सिस्टम को बनाने का मतलब इनिशियली सिस्टम कहाँ रहे होंगे? एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पर रहे होंगे। लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? इसको हमने ब्रेक किया, इसको पहुंचा दिया इनफाइनाइट पे और इसको भी पहुंचा दिया इनफाइनाइट पे। अब दोनों के बीच में कोई भी इंटरैक्शन नहीं है, तो कोई इंटरैक्शन नहीं है तो कोई वर्क नहीं कर रहा है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा, उसके अगेंस्ट में हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या लेते हैं? इसकी रेफरेंस लेते हैं कि इन्फिनिटी पे हम क्या लेते हैं? उसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करते हैं। अब इसको यहां से यहां तक, ये Q1 हमने यहां पहुंचा दिया, तो Q1 को A पॉइंट तक लाने में और Q2 को कहां लेके आते हैं? B तक। तो इनिशियली हम किसको लेके आते हैं? Q1 को। तो जब Q1 को A तक लेके चलेंगे हम, तो हमको कोई वर्क नहीं करना पड़े, क्योंकि कोई इंटरैक्शन नहीं है, कोई उसे ना अट्रैक्ट कर रहा ना रिपेल कर रहा, मतलब कोई उसे फोर्स नहीं लगा रहा, कोई फील्ड नहीं है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A इज जीरो। तो हम क्या लेते हैं? W1। W1 का मतलब क्या हुआ कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? जीरो की। अब ये जैसे A पर आ गया, अब दूसरा चार्ज लेके चलना हम शुरू करते हैं। तो दूसरा लेके चलते हैं कहां से? इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से लेके आएंगे तो ये क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, दोनों भी प्लस लिया हुआ हमने, तो ये रिपेल करेगा। तो उस रिपल्सिव फोर्स के या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन के अगेंस्ट में हम क्या करेंगे? वर्क करेंगे। ये समझ में आता है ना? अब वर्क की अगर बात करें तो वर्क डन कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ते हैं हम। तो यहां पे फोर्स कैसा है? आर पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो F जो है वो R पे डिपेंड किया। R पे डिपेंड किया मतलब R के चेंज होने से क्या चेंज होगा? फोर्स। तो ये वेरिएबल फोर्स हुआ। तो वेरिएबल अगर फोर्स हुआ तो हमको छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक करके, मतलब छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। उसके लिए मैथ में हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं एडिशन के लिए, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऐसे हम क्या करते हैं? कुछ बीच में कहीं हम देखते हैं कि मान लो इसके बीच में हमने कहीं रीजन में आ गए, अगर कि यहां कहीं पहुंच गए थे, तो इस वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पर हैं हम? x डिस्टेंस पर। अभी कोई यहां इंटरमीडिएट पॉइंट है कोई, तो यहां पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो F लगेगा। F की वैल्यू किसके इक्वल? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर यहां हो जाएगा।
अब इसको हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, एक dx डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं कि इसको थोड़ा सा एक डिस्प्लेसमेंट यहां से dx डिस्प्लेसमेंट दिया, तो वर्क इस पे हम लगाते हैं कितना, F, ये एक्सटर्नल वर्क है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो कितना डिस्प्लेस किया इसको, dx, और इसको धीरे धीरे हम स्लोली डिस्प्लेस करते हैं। स्लोली डिस्प्लेस करने से क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था उतना ही फोर्स हम लगाते हैं, एक्सटर्नल एजेंट लगाता है। तो F की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, अगर ये k q1 q2 अपान एक्स स्क्वायर है तो क्या आएगा हमारा, माइनस k q1 q2 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने वर्क निकाल लिया, फिर इस वर्क को इंटीग्रेट कर देंगे कहां तक, यहां तक, यानी इससे कितने डिस्टेंस के लिए, r डिस्टेंस के लिए, तो हमको क्या मालूम चल जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू b, ठीक है, एट r डिस्टेंस। तो अब हम W2 निकालते हैं, तो W2 की वैल्यू क्या होगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दोनों में एक्सटर्नल कर रहा है ना, एजेंट इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू b या एट डिस्टेंस r। तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से कहां तक हम चलना शुरू कर रहे हैं, इनफाइनाइट से कहां तक चल रहे हैं बताओ, r डिस्टेंस तक। ठीक, फोर्स क्या आएगा हमारा, माइनस k q1 q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? अच्छा, अब W2 निकाल लेते हैं हम, तो W2 क्या होगा बताओ, k q1 q2 सब कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, तो माइनस k q1 q2, 1 बाई एक्स स्क्वायर का मतलब x टू द पावर x पावर माइनस 2, तो उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। तो कहां से कहां तक चलेगा ये, r टू इंफिनिटी, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो मिला हमको क्या, ये k q1 q2, ये उल्टा लिख दिया लिमिट, उधर सही लिखा है, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू r, तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी, तो 1 बाई इंफिनिटी इज 0, तो W2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, W2 जो होगा वो कितना आएगा हमारा बताओ, k q1 q2 डिवाइडेड बाई r हो जाएगा, ये वर्क डन हुआ। अब टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम, सिस्टम को असेंबल करने में कितना टोटल वर्क होगा, W1 प्लस W2, सिस्टम को बनाने में जो वर्क होगा, टोटल वर्क डन इन मेकिंग सिस्टम, तो टोटल वर्क डन इन मेकिंग सिस्टम की वैल्यू किसके इक्वल, W1 प्लस W2, तो W1 तो हो गया 0, तो W2 की वैल्यू किसके इक्वल, k q1 q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, r, ये वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, देखो इसमें इतना वर्क हो गया पूरा, इसने वर्क किया k q1 q2 अपान r। अब ये जो वर्क किया गया, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा रहा है, वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, तो यानी फाइनल माइनस क्या होगा, इनिशियल, इनिशियल हमने इन्फिनिटी लिया था, इन्फिनिटी पे क्या लिया हुआ है, 0, तो फाइनल की वैल्यू ही ये आ जाएगी, यानी जो ये वर्क किया यही क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी होगा, तो U की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, W के, तो W किसके इक्वल, k q1 q2 डिवाइडेड बाई r, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, इसमें हम q1 और q2 की वैल्यू साइन के साथ रखेंगे, समझ में आ रहा है, ये हमारा नोट होता है कि पुट q1 एंड q2 विद साइन, वी हैव टू पुट q1 एंड q2 विद साइन, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, क्लियर। अच्छा, अब देखो
इसके बाद हमने ये समझा कि जो इंटरैक्शन एनर्जी की वैल्यू आती है हमारी, दो चार्जेस की अगर बात करें कि ये प्लस है Q1 और ये प्लस Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमको मिलेगा U का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R होगा। ये तो हमने कुछ बताया था आपको, याद है कि R के देखने में हमको लग रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं बोलेंगे। उसमें दो केसेस की बात किया था हमने कि पहला केस क्या लिया था, केस 1 व्हेन Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। अगर ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ी हो जाए, तो 0 से बड़ी होने का मतलब क्या, दोनों प्लस होगा या तो दोनों माइनस होगा। तो U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब सही है ये कि R के बढ़ने से U की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ऐसे नॉर्मली भी समझते हैं, देखो कि अगर दोनों प्लस या तो दोनों माइनस है, मान लो दोनों प्लस ले लिया हमने, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जैसे दूर लेके चलेंगे तो खुद रिपेल कर रहा है, हमको कोई वर्क करना, तो जब फील्ड फोर्स वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी घटती है। फील्ड फोर्स के ऊपर वर्क किया जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अगेंस्ट में करेंगे तो इसकी एनर्जी घटेगी। यही अगर बोले कि मान लो ये माइनस और माइनस भी होता, अगर दोनों को मैं पास लेके चलता तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, और जैसे अगेंस्ट में वर्क करेंगे यानी आर घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा केस क्या पॉसिबल हो सकता है, मे बी Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि बोथ आर डिसिमिलर, दोनों अपोजिट नेचर्स के हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, एक प्लस है एक क्या है हमारा माइनस है। तो दोनों को अगर दूर लेके चलेंगे हम, ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करता है ना, इधर फोर्स लगेगा तो उस अट्रैक्टिव फोर्स के इंटरैक्शन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा हमको, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब पास में लेके जाएंगे तो खुद अट्रैक्ट करेगा तो इसकी एनर्जी घटेगी। यहां से उल्टा हो गया। और ऐसे हमको बताना हुआ कि हमने समझा कि देखो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, तो U का जो वैल्यू आएगा जब साइन के साथ रख देंगे तो माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। तो R जब आप इंक्रीज करोगे, सेपरेशन बढ़ाएंगे, तो ये वाली वैल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा, लेकिन वो लेस निगेटिव होगा। जैसे मान लो पहले -5 आ रहा था तो -3 आ जाएगा। तो U की वैल्यू क्या होगी, अब लेस निगेटिव होगा। तो लेस निगेटिव होने का मतलब इंक्रीज करेगा। जैसे -5 -3 की बात करें तो -5 बड़ा कि -3, -3 बड़ा है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इस केस में आर के बढ़ाने से यू क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, अच्छा अब देखो इसके बाद हमने और क्या बताया था कि मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करें, जैसे हमने पढ़ा था कि ये मान लो पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट है, ऐसा समझ लेते हैं। अभी इस पे प्लस चार्ज है, इस पे निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से क्या होता है, निगेटिव की तरफ होता है। ठीक, और इसमें अगर हमने प्लस चार्ज रखा, ऐसे समझते हैं, पहले प्लस चार्ज रखा, ये इसको रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फील्ड इसको खींच रहा है, तो अगर हम इधर की तरफ जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उधर लेके चलेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि फील्ड वर्क कर रहा। इसके फील्ड के अगेंस्ट में अगर इधर हम लेके चलेंगे तो फोर्स क्या होगा, उस फोर्स के अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। वही ऐसे बोलते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज को फील्ड की डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी घटेगी। फील्ड के अगेंस्ट में लेके चलें अगर इसको, यानी प्लस को इधर की तरफ मूव कराएं, जब इधर लेके चलते ये रिपेल करता, ये अट्रैक्ट करता, तो उसके अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ेगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर, ऐसे प्लस और माइनस के लिए भी बताते हैं। अच्छा, अभी देखो जो हमने समझा वो दो सिस्टम के लिए पढ़ा था। मान लो मोर देन 2 चार्जेस हो, जो पोटेंशियल एनर्जी लिखा है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इट इज फॉर 2 चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्ज पार्टिकल अगर बात करें,
अच्छा देखो, थ्री चार्ज पार्टिकल्स की अगर बात करें, जैसे हमारे पास क्या हो, ये सिस्टम से ये Q1, ये Q2 और ये क्या है Q3। तो इनके बीच का सेपरेशन कितना R12, इसके बीच का सेपरेशन कितना R13, इसके बीच का सेपरेशन कितना R23। ये हमको गिवन है। तो अभी हमने क्या समझा कि इस सिस्टम को बनाने में जितना हम वर्क करेंगे वही क्या होगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो पहले इनिशियली ये सिस्टम कहाँ होंगे, बिखरे हुए होंगे, यानी एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, इस सिस्टम को देखा कि वहां से ला के बनाने में कितना वर्क हमको करना पड़ता है, या तो ऐसे कैलकुलेट करें या इसको दूर तक बिखरने में कितना ये वर्क कर सकता है उससे भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसको ब्रेक करके हम कहाँ लेके चले गए, इनफाइनाइट पर ये लेके आ गए। ऐसे Q2 को कहां लेके चले गए हम, इन्फिनिटी पे Q2 आ गया। ऐसे Q3 को यहां ब्रेक करके कहां पहुंचा दिया, इन्फिनिटी पे आ गया Q3। अब सेपरेट हो गया। अब जब ये इन्फिनिटी पे हो गए तो इसके बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं होगा, कोई भी इंटरैक्शन नहीं लगेगा ना। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले Q1 को लेके चलना शुरू करते हैं। Q1 को कहां लेके चलते हैं, मान लो A पॉइंट पर ये A रखा था, ये B पे रखा था और ये C पे रखा था। तो Q1 को लेके आते हैं हम कहां पे, A पर। तो जब A पे लेके आएंगे तो कोई चार्ज अभी सब कहां है, इन्फिनिटी पे। तो इनिशियल सिचुएशंस की अगर बात करें, पहले सोचते हैं कि क्या हुआ रहा होगा। तो किसी ने Q1 को लेके आया, तो Q1 को लेके आया तो कोई इंटरैक्शन नहीं है। तो कोई इंटरैक्शन नहीं है यानी कोई रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा, तो कोई वर्क हमको करना नहीं पड़ेगा। तो W1 की वैल्यू क्या हो गई, 0। W1 है क्या, Q1 को कहां से लाने में, हाँ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल, 0 के। अब ये आ गया यहां पे। अब हम क्या करते हैं, Q2 को कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखो, जब हम इसको लेके आ गए, अब हम क्या करते हैं, Q2 लेके आना शुरू करते हैं। तो जब Q2 को लेके आएंगे तो ये अब इंटरैक्शन लगाएगा, इसके फील्ड में इंटर करेंगे, तो इंटरैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू अभी हमने देखा क्या आता है, K Q1 Q2 अपान R, यही आता है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। तो इन्फिनिटी से B तक लाने में जो वर्क होगा उसकी वैल्यू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 हो जाएगा। अब जैसे ये दोनों आ गया, अब बचा क्या, इसका भी फील्ड हो जाएगा, ये भी फील्ड हो जाएगा। अब ये तीसरा लेके चलेंगे हम, तीसरा लेके आएंगे तो ये भी इंटरैक्ट करेगा, ये भी इंटरैक्ट करेगा। लेकिन उधर सुपरपोजिशन जब पढ़ा था कि दो चार्ज के बीच का जो इंटरैक्शन होता है वो तीसरे के प्रेजेंट पे निर्भर डिपेंड नहीं करता है तीसरे पे, वो तीसरा रहे कि ना रहे, मतलब इसके बीच का जो इंटरैक्शन है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इसके बीच का जो इंटरैक्शन है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर, यानी हम इसको लाने में एक इसके इंटरैक्शन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा और इसके इंटरैक्शन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो W3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो W3 क्या हुआ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C निकाल लें। तो W3 जब निकालेंगे तो क्या होता है, ये देखो, एक तो इसके इंटरैक्शन के अगेंस्ट में तो वो कितना K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई कितना आता हमारा R13, जैसे पहला का डेरिवेशन किया। फिर दूसरा इसके अगेंस्ट में तो ये क्या हो जाएगा K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23, ये हो जाएगा। अब टोटल वर्क डन इन मेकिंग सिस्टम ये पता कर ले, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है, आप पर तो सीधे ऐड कर लेते हैं हम उसको। तो वर्क डन इन मेकिंग सिस्टम, सिस्टम के बनाने में कितना वर्क करेगा होगा, तो टोटल वर्क अगर निकालें इन मेकिंग सिस्टम तो क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस क्या आ जाएगा हमारा W3 हो जाएगा। अब देखो यहां से W1 W2 W3 सबकी वैल्यू पुट कर दें हम तो क्या आ जाएगा हमारा, बोलो, W1 तो 0 था ना, K Q1 डिवाइडेड बाई R12 है प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 है प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 है, या R31 लिखे, ये वैल्यू हमारी मिल जाएगी। कुछ छूट गया क्या, सही है।
इतना टोटल वर्क डन, और यही टोटल जो वर्क डन है वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा। अब इसमें अगर ध्यान दो, हमने अभी डेरिवेशन से भी क्या समझा, जो थ्योरी से हमने समझा कि तीन में जब तीन का चार्ज का सिस्टम लिया था, दो दो की अलग अलग एनर्जी निकाला। अगर ये नहीं होता तो इसकी एनर्जी कितनी, के क्यू वन अपान आर वन थ्री। ये नहीं होता तो इसकी एनर्जी के क्यू वन क्यू टू अपान आर वन टू। ये अगर नहीं होता तो इन दोनों की इंटरैक्शन एनर्जी कितना, के क्यू टू क्यू थ्री अपान आर थ्री। उन्हीं सबको तो ऐड किया है। यानी कहने का मतलब हर दो पेयर के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको निकाल के क्या कर देंगे, हम ऐड कर देते हैं। ऐसे अगर 4 का रहा, 5 का रहा, 6 का रहा, तो टोटल टर्म अगर पता करें कि कितने नंबर ऑफ टर्म बन रहे हैं, जैसे 3 में से हमने क्या क्या लिया, 2 का लेके कॉम्बिनेशन बनाया। ऐसे 4 का होता तो कितने का कॉम्बिनेशन बनता, 4 में से 2 लेके बनते, तो उसे मैथ में हम क्या कहते हैं, NC2 हो जाएगा। n में से अगर हम 2 लेके बोलते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, NC2। अगर n चार्ज पार्टिकल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म की अगर बात करें कि कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, कितना पेयर बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे, NC2। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वर्क डन हुआ हमारा, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी जो मिलेगा हमको वो U की वैल्यू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर वन टू प्लस के क्यू टू क्यू थ्री डिवाइडेड बाई आर टू थ्री प्लस के क्यू वन क्यू थ्री डिवाइडेड बाई आर वन थ्री, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो फॉर n सिस्टम ऑफ चार्जेस, फॉर n चार्जेस, system of charges, total number of turn, तो NC2 हो जाएगा, इतना बनेगा ये। इसका मतलब क्या, n(-1) डिवाइडेड बाई 2 होगा। अगर 4 है तो कितना आएगा, 4 इंटू 3/2। 5 में से बात करेंगे तो 5 इंटू 4/2, ये बन जाएगा हमारा। अच्छा, अब ऐसे ही हम कई ग्रुप्स के लिए सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारे पास मान लो कि ये एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की बात करते हैं। ये Q चार्ज, इस पे A है, ये Q इसका A चार्ज है, ये Q इसका A चार्ज है, मतलब डिस्टेंस सबका A है, चार्ज Q रखा गया है। तो इससे एक छोटे से ट्रायंगल में, मतलब वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनाते हैं, इस चार्ज को लेके आते हैं हम, इसके वर्टेक्स पर रख देते हैं। इसकी साइज हो गई a/2, इसका साइज हो गया a/2, इसका साइज हो गया a/2। ठीक है। यहां चार्ज Q, यहां भी Q और यहां भी Q। अब इस पे रखने में कितना वर्क किया गया है वो पता करना है आपको। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम, कि पहले जो चार्जेस प्लेस था वो कहां था, लार्ज इक्विलैटरल ट्रायंगल पे है। तो लार्ज इक्विलैटरल ट्रायंगल से कहां रखा गया हम, स्मॉल इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। ये मान लो A होता, ये B है, ये C है। और ये A डैश, ये C डैश, ये B डैश, ये है। फाइंड वर्क डन इन प्लेसिंग चार्ज एट A डैश, B डैश, C डैश। हाँ, एक एक लेके यहां रख दिया। चलो, ये पहले कहां रखा गया था, A B C पे। ठीक है, फिर कहां रख दिया गया ये A डैश B डैश। तो हम वर्क करेंगे तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, चेंज आएगा कुछ। तो कितना हम वर्क करेंगे, जितना इसकी चेंज इन एनर्जी होगी। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, यानी वर्क डन इन प्लेसिंग चार्ज एट, वर्क डन इन प्लेसिंग चार्ज एट A डैश, B डैश, C डैश, ये पता करें। तो क्या होता है, इसकी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करेंगे। पहले ही किसी ने सिस्टम बना के यहां छोड़ दिया था तो कुछ इसकी एनर्जी होगी। अब हम यहां लेके गए तो टोटल उसकी एनर्जी में से माइनस कर देंगे तभी तो मिलेगा। तो इसकी इनिशियल एनर्जी कितना बताओ, इनिशियल एनर्जी की वैल्यू देखो, कितने चार्जेस हैं बोलो,
तीन चार्जेस हैं, सबका दो दो का पेयर लेके बना ले हम, तो क्या मिलता हमारा के क्यू वन क्यू टू अपान ए, यानी के क्यू स्क्वायर अपान ए आता। इसका भी के क्यू वन क्यू टू अपान ए, यानी के क्यू स्क्वायर अपान ए। इसका भी कितना, के क्यू वन क्यू टू अपान ए स्क्वायर, यानी के क्यू स्क्वायर अपान ए आएगा। तो सबका ऐड होके 3k क्यू स्क्वायर अपान ए होगा। तो इसकी इनिशियल जो एनर्जी थी 3k क्यू स्क्वायर अपान ए। और फाइनल बताओ अब कितना होगा इसका, फाइनल कितना मिलेगा हमको? हाँ हाँ, फाइनल जो आ जाएगा वो 3k क्यू स्क्वायर अपान ए बाई टू, तो इंटू टू हो जाएगा, तो वो 6 हो जाएगा, यानी 6k क्यू स्क्वायर अपान ए हो जाएगा। इतनी फाइनल एनर्जी। तो हमने कुछ इंक्रीज किया ना वर्क करने में, तो कितना वर्क डन हुआ उसको बस, तो डेल्टा यू यानी 6k क्यू स्क्वायर अपान क्या होगा ए, माइनस 3k क्यू स्क्वायर अपान ए। तो वैल्यू कितना मिला हमको, 3k क्यू स्क्वायर अपान ए, ये वैल्यू आंसर। निकालना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो कितना पेयर बन रहा है ये देखो, 4 में से दो दो का पेयर लेना है, तो कितने पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेगा। मान लो अगर फिगर कुछ ऐसा वैसा हो तो तुम पता कर सकते हो कितना पेयर अपना मिला लोगे, तो कोई छूटेगा नहीं, ऐसा अगर दिया गया तो। अच्छा, अब इसमें देखो, तो सबका पेयर का ले लेते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 4 ऐसे फेस दिख रहे हैं हमको सीधे सीधे, ये मतलब एक तो पेयर हमारा ये बनता, लेकिन इसमें माइनस आएगा, ये ध्यान रखना है। 2 पेयर ये बन जाएगा, फिर इसका पेयर ये बनेगा, फिर ऐसे बन जाएगा, फिर ये डायगोनल के क्रॉस चलेगा, मतलब 1 2 3 4 ये बन गया। फिर एक तो डायगोनल का बनेगा इसका और एक इसके डायगोनल का, ठीक है, 6 पेयर बनेगा। अब इसमें कैलकुलेशन करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना शुरू करते हैं। देखो, ये जो प्लस का इसके साथ आएगा और एक इसके साथ आएगा, ये 2 बन रहा है, ठीक। अच्छा, तो एक लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, देखो एक तो ये हो गया, तो k q1 q2, तो ये q डिवाइडेड बाई क्या होगा a, तो ये q स्क्वायर हो जाएगा। अब जो कितना बना ये प्लस का, एक प्लस यहां, दूसरा वाला प्लस यहां, और कोई दिख रहा है, मतलब एक तो इसका पेयर और एक इसका पेयर, ये 2 हो गए, ठीक। अच्छा, इस माइनस के साथ एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तो -2k क्यू स्क्वायर अपान ए हो जाएगा ये। कोई डाउट किसी को? 4 तो ऐसे हमारे मिल गए। अब डायगोनल के क्रॉस देखो, इसके और इसके क्रॉस बताओ, -k क्या हो जाएगा बोलो, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a√2 होगा इसका डायगोनल। फिर प्लस वाले का भी आ जाएगा, तो कितना मिलेगा हमको, प्लस k क्यू स्क्वायर अपान a√2। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, 0। देखो ये माइनस हो गया, इसमें से ये माइनस हो गया, तो टोटल 0 हो गया। देखो, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन 2 चार्जेस, उसमें पॉइंट चार्ज लिया हुआ है हमने, तो 1 चार्ज इज केप्ट एट फिक्स्ड। तो हमने क्या समझा कि पहले कहां रखा गया होगा, इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे कोई इंटरैक्शन नहीं है, या कुछ हमको डिस्टेंस भी देगा तो भी चलेगा। अब इसको हमने क्या किया, इस इन्फिनिटी से चार्ज को कुछ v स्पीड से थ्रो कर दिया। तो जैसे v स्पीड से थ्रो करेंगे, जब इसके फील्ड में इंटर करेगा तो क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस पे। उस रिपल्सिव फोर्स के कारण क्या होगी, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जिससे कारण इसकी स्पीड कंटिन्यूअस डिक्रीज होगी। तो स्पीड के डिक्रीज होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और पास में चल रहे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये फील्ड, ये जो फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। जब ये कंजर्वेटिव नेचर का होगा तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। तो जितनी एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये कहने का मतलब, यही कॉन्सेप्ट यूज करके इसमें हम सॉल्व करते हैं।
तो सेम डायरेक्शंस में हमने थ्रो किया था, जो स्पीड इसको दिया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस Q1 जो फिक्स किया उसी डायरेक्शन में थ्रो किया। तो अब हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लें कि मान लो देखो ये यहां से थ्रो किया, मान लो कुछ यहां आके ये रुक गया, यहां आके इसकी स्पीड क्या हो गई 0, ये प्लस Q4 था। जहां पे रुकेगा इंस्टेंटली रुकेगा, फिर उसके बाद रिपेल होगा, दूरी बढ़ने लगेगी। नहीं पहले क्या होगा, डिस्टेंस घटेगा, घटते घटते एक सेपरेशन आएगा, उसके बाद अभी भी ये फोर्स लगाएगा, जब स्पीड 0 हो गई तो अपोजिट फोर्स लग रहा है। अब क्या होगा, एक्सेलरेट करना, पहले डी एक्सेलरेट होगा अब एक्सेलरेट, तो सबसे कम दूरी यही हुई, डिस्टेंस सबसे मिनिमम यही हुआ, यही आर मिनिमम की वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या करते हैं, इसमें एनर्जी कंजर्व करा दें, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दें। तो देखो स्टार्टिंग में हमने इन्फिनिटी से लिया, वहां पे इंटरैक्शन एनर्जी कितना 0, यही हमारा जंक्शन है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। तो बचा सिर्फ क्या था हमारे पास, हाफ m v² जो स्पीड दिया था। ये जब r डिस्टेंस पे आया तो स्पीड इसकी क्या हो गई 0, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0, इंटरैक्शन एनर्जी कितना k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा ये r मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई इसकी। अब देखो हमको क्या कैलकुलेट करना है, आर मिनिमम निकालना है, तो आर मिनिमम की वैल्यू किसके इक्वल होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा हमारी काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशंस मिलेगा हमको। तो इसी की वैल्यू अगर पुट कर दें हम कि आर मिनिमम हमको कितना मिला, तो आर मिनिमम जो आया वो k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई हाफ m v², ये वैल्यू आ जाएगा। k की वैल्यू 1/4πε0 या काइनेटिक एनर्जी जितना दिया रहेगा उसका रख लेंगे। नो चार्ज इज फिक्स्ड बट मूविंग अलोंग सेम लाइन। तो देखो हमने ये समझा था कि ये चार्ज हमने लिया Q1 लिया था, ये क्या है, ये रेस्ट में था। दूसरा जो चार्ज था वो Q2 था, और इसको कितने स्पीड से हमने फायर किया V0 से। इसका मास जो है वो m1 है और इसका मास क्या है m2 था, हमने लिया था। हमने क्या समझा था कि जैसे इसके फील्ड में इंटर करेगा, यहां कहीं इंटर करता है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। जब फील्ड में इंटर करेगा तब ये Q2 रहा, तो इधर फोर्स लगा F, तो इसके कारण इस पे भी रिपल्सन लगेगा F, क्योंकि अब ये फ्री है, इट इज फ्री टू मूव। तो इसमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स के कारण इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड क्या होगी घटेगी, और बढ़ेगी इसकी स्पीड बढ़ेगी लेकिन सेपरेशन अभी भी क्या होगा कम होगा। तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि स्पीड बढ़ते बढ़ते जब दोनों का बराबर होगा तो उस समय सेपरेशन सबसे मिनिमम होगा। उसके बाद क्या होगा कि स्पीड अब इसकी तेज बढ़ने लगेगी, इसकी क्या होगी कम होने लगेगी, तो सेपरेशन इंक्रीज होने लगेगा। तो हमको मिनिमम सेपरेशन पता करना है। मिनिमम सेपरेशन जो मिलेगा कि जब इसकी स्पीड क्या हो जाए सेम हो जाए। तो हमने क्या लिया था कि ये प्लस और ये भी प्लस, ये Q1 है और ये Q2 है, ये चल रहा है अब कितने से, फाइनली इसकी स्पीड v हो गई और इसका भी स्पीड क्या हो गया फाइनल, इसका भी स्पीड सेम वही v आया, ये दोनों v से चल रहे हैं ये हमारी। और इस केस में ही सेपरेशन जो होगा वो मिनिमम होगा। यही आर मिनिमम की वैल्यू हमको पता करना है। अब देखो इसमें तो हम लोगों ने क्या समझा कि एक तो हमने ये समझा कि टोटल एनर्जी क्या है इसकी कंजर्व होगी,
कि फोर्स हमारा कैसा है, कंजर्वेटिव। तो एक तो हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और दूसरा हमने क्या समझा, जो फोर्स लग रहा है हमारा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और दोनों का सेम लाइन से पास कर रही है, जितना पहले पे लगेगा उतना ही दूसरे पे लगेगा, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो इसका मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो एक तो अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी क्या थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो थी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी, क्योंकि उसमें कोई भी इंटरैक्शन नहीं लग रहा था, वो इनफाइनाइट से आ रहा लार्ज डिस्टेंस से। प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हमारा, हाफ, मास लिया इसका m2, स्पीड कितना है हमारा v नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इक्वल टू इनिशियल इक्वल टू फाइनल। अब इसके पास देखो इंटरैक्शन एनर्जी भी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा, तो k q1 q2 डिवाइडेड बाई सेपरेशन कितना है इसका r मिनिमम, प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m1, इसका मास m1 है, स्पीड क्या है v स्क्वायर, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m2 इंटू वी स्क्वायर। अब देखो यहां पे हमको r मिनिमम निकालना है, तो इसके लिए हमको v की वैल्यू चाहिए, तो वही हम कहां से निकालते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, क्योंकि फोर्स ने कांस्टेंट है, तो एफ नेट की वैल्यू जो है वो जीरो है सिस्टम पर। दोनों को सिस्टम माना हमने कि ये हमारा सिस्टम है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। नेट फोर्स जीरो होगा तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम ने स्पीड उस डायरेक्शन में प्लस ले लिया, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका, ये m2 इंटू वी नॉट, तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ m1 v प्लस m2 इंटू वी। तो यहां से v निकाल लें, तो v की वैल्यू कितना, m2 v नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये मिल गया। अब इसको इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो फर्स्ट में हमारा क्या था कि 1/2 m2 v नॉट स्क्वायर, इसमें देखो ये v कॉमन बन रहा था तो प्लस उधर जाता माइनस, माइनस 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितना, ये m2 इंटू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू इसके इक्वल k q1 q2 डिवाइडेड बाई r मिनिमम, ये आया हमारा ये वैल्यू। अब इसी में देखो एक तो ये स्क्वायर है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा हमको। इसमें देखो v नॉट, ये हाफ m2 v नॉट, हाफ m2 v नॉट कॉमन बन रहा है, तो उसी को कॉमन कर दें अगर, हम क्या करते हैं इसको अगर कॉमन करें तो रिलेशन हमको क्या मिलेगा, यहां से ध्यान दो, देखो आर मिनिमम हमको निकालना है, इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो मिलेगा वैल्यू हमको क्या कि k, यहां लिख दे रहे हैं ना, k q1 q2 डिवाइडेड बाई आर मिनिमम, इसमें 1/2 m2 v नॉट स्क्वायर कॉमन किया, मिला क्या ये हमारा 1 माइनस, ये 1 हो गया, माइनस कितना बचेगा यहां पे बताओ, m2 v नॉट कॉमन किया, यहां पे m2 बचेगा, दिख रहा है ना, तो ये आ जाएगा m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये m1 प्लस m2 माइनस m2 हो जाएगा, तो m2 से m2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें इसका, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r मिनिमम जो आया हमारा कि r मिनिमम की वैल्यू क्या, k q1 q2 डिवाइडेड बाई, देखो जितना प्रोडक्ट है सबका डिवीजन हो जाएगा, अब तो मिलेगा हमारा 1/2 m2 v नॉट स्क्वायर, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यही थी हमारी। अच्छा इसमें फिर बचा हमारा क्या, ये m1 अपान m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, ये आंसर हो जाता, चाहे डेरिवेशन का हो चाहे न्यूमेरिकल का हो। and other not moving
इन सेम लाइन, इन सेम लाइन, ठीक है। चलो देखो तो, ये चार्ज Q1 है, इधर हमारा क्या है, Q2 है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। अब हम क्या करते हैं, ये पहले सेम लाइन पे, ये सेम लाइन है, इस लाइन से कुछ एक डी डिस्टेंस पे, जिसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं, न्यूक्लियाई में पढ़ा होगा कि डी डिस्टेंस पे यहां पे प्लस क्या है, Q2 चार्ज है, ठीक। तो इसका डायरेक्शन हुआ मूव करने का, ये रहा, ये V0 से थ्रो किया गया। अब ये पूछा गया इसमें कि हमको क्या पता करना है इसमें, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये पता करना है। ऐसे नॉर्मल अगर हम समझे, देखो अगर ये फोर्स नहीं लगाता, इंटरैक्शन नहीं लगाता, तो ये सीधी लाइन पे ऐसे चली जाती, तो जो मिनिमम सेपरेशन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। किसी की पॉइंट की बात करें, अब ये रिपल्सन के कारण कुछ इसका पाथ ऐसे बेंट होगा, तो जो मिनिमम सेपरेशन निकालेंगे वो कौन सा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यहां तक तो सबको समझ में आता है। यानी अब देखो इसमें भी तो हमको क्या क्या समझ में, एक तो ये V0 है, ये Q1 है। अब हमको डेटा क्या दिया है, D, हमको निकालना है R मिनिमम। जब ये कहीं यहां पहुंचेगा क्लोजेस्ट अप्रोच पे, तो उस समय जैसे ये चलना शुरू किया, ऐसे कुछ आया, बेंट हुआ, तो इसकी जब ये परपेंडिकुलर, इसे मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये सपोज करो, तो इस पॉइंट पे कुछ इसकी स्पीड आएगी ना, उस स्पीड को, उस पॉइंट पे स्पीड जो हमको मिल रहा है, मान लो ये कुछ स्पीड मिलता, जब ये परपेंडिकुलर हुआ तो इसकी स्पीड आई कुछ V, वो V0 से था, और ये मिनिमम डिस्टेंस हुआ R मिनिमम। अब यहां अगर आप ध्यान दो तो क्या क्या हमको समझ में आता है, इस पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो क्या हमको समझ में आता है। एक तो ये फिक्स्ड है, ये हमारा क्या है, फिक्स है, ये Q2, तो दो वेरिएबल्स हमारे पास, एक V है, एक R मिनिमम है। तो हमको कितने इक्वेशन लगाने पड़ेंगे, दो इक्वेशन लगाना पड़ेगा, तभी ना निकलेगा। नहीं तो सिर्फ अगर मान लो स्पीड मालूम होता तो R मिनिमम निकल जाता। कैसे निकालते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा कब, जब वर्क करने वाला सिर्फ क्या हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो यहां कौन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव। ये साथ में ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो कोई बाहर से फोर्स लगा होगा, अपने कोई इसको पकड़ के रखा होगा तब ना ये फिक्स है। सो हमारा मैं क्या कह रहा हूं, तो वो मतलब फोर्स बाहरी भी लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव ये पता नहीं, लेकिन वो कोई वर्क नहीं कर रहा है। आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की जो पढ़ते हैं हम लोग, सिर्फ उसमें वर्क करने वाला कौन सा होता है, कंजर्वेटिव। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा होगा तब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। इसमें हो सकता है कंजर्वेटिव लगे, नॉन कंजर्वेटिव लगे, यहां हम नेल गाड़ के उसको फिक्स कर दिया, चाहे जैसे भी कर दिया, लेकिन इस पे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो उसका वर्क डन जीरो। मतलब Q1 पे फोर्स चाहे कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, उसका वर्क डन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब सिर्फ यहां वर्क कौन कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी है इसके पास कितना, बोलो। इनिशियल एनर्जी की अगर बात करें, ये लार्ज डिस्टेंस है, दिख रहा है इतना भले ना, ये इनफाइनाइट से हम फायर किए हुए हैं, तो सिर्फ क्या है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी है। अब जब ये पास में आ गया तो फाइनल एनर्जी की बात करें, तो एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगा इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी, वो दोनों इक्वेट कर लेंगे, तो दो वेरिएबल्स। अब क्या इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, दूसरे इक्वेशन की बात करें तो कंजर्वेशन मोमेंटम में क्या चेक करते हैं हम, कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। क्या इसमें नेट फोर्स जीरो है, या सिस्टम के अलावा कोई बाहरी फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है। ये इसको फिक्स किया गया ना,
इसको फिक्स किया तो कोई बाहर से फोर्स लगाया नहीं, अगर बाहर से फोर्स लगता तो ये मूव करता ना, जैसे अगले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा ना, उसमें जो सेम लाइन पे था तो फ्री था, उसमें वो मूव कर रहा था। अब इसको कोई फोर्स लगा के रोका होगा तभी ना, इसमें यानी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं होगा। तो तीसरा क्या अप्लाई हो सकता है? तो एक और पढ़ते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसमें नेट टॉर्क क्या हो जाए? जीरो। देखो इस पे कुछ भी, देखो ये किसी भी पोजीशन की बात करो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा इस पे लगेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा, मतलब इधर की तरफ, इधर, तो इसी पॉइंट से पास करेगा कि नहीं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा? जीरो। और जो एक्सटर्नल फोर्स भी उसी पर लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स का भी इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा? जीरो। अगर नेट टॉर्क जीरो हुआ तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। यानी हम ऐसा क्वेश्चन में तीन चीज देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? एक तो हमने समझा कि कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा, और अगर कंजर्वेटिव वर्क करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। ठीक। दूसरा क्या देखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। अब अगर वो नहीं अप्लाई हुआ तो अगला कहां बढ़ते हैं हम, कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं। देख किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है कि नहीं, ये चीज चेक करते हैं हम। यहां तो कोई डाउट किसी को? तो हमने देखा कि इसमें नेट टॉर्क क्या है? जीरो। किसके अबाउट? Q1 के अबाउट। ठीक। अच्छा, अब तो इसी के अबाउट हम क्या करते हैं? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं। तो हमने पहले क्या कराया? एनर्जी को कंजर्व करा दिया, मैकेनिकल एनर्जी को। क्यों कंजर्व हुआ समझ में आया? कि वर्क सिर्फ कौन कर रहा है हमारा? अच्छा, सिर्फ वर्क हमारा कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, तो इसके पास इनिशियल एनर्जी बताओ कितना? बोलो जल्दी से। हाफ एम, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो क्या आ जाएगा हमारा ये? हाफ। अच्छा, थोड़ा सा कैलकुलेशन समझने के लिए कहो तो और आसान ले ले, m1 m2 की जगह mm रख लें। नहीं चलो सही ले लेते हैं, ठीक है। ये हाफ क्या मिलेगा हमारी, इसकी मास कितना है? m2, इसका स्पीड कितना है? v नॉट का स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होगा? इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल। तो फाइनल एनर्जी हमारे पास क्या क्या आ रही है? बोलो। फाइनली देखो इसकी स्पीड भी, ये तो फिक्स था, तो ये हाफ m2 v स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा और हमको इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितना? k q1 q2 डिवाइडेड बाई r मिनिमम। अब यहां हमको दिख रहा था ना कि दो वेरिएबल, एक v है एक r मिनिमम। r मिनिमम निकालने के लिए हमको v पता करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या, अभी हमने समझा कि नेट टॉर्क क्या है? जीरो है। टाउ नेट क्या है? अबाउट Q1 अगर निकालें तो ये आ रहा है जीरो, नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो है। नेट टॉर्क मतलब इस सिस्टम की बात करें तो क्या है? हम जीरो। तो अब हम किसको मोमेंटम कंजर्व कराते हैं? इसका, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं किसके अबाउट? Q1 के अबाउट, या फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अब बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? इसकी वेलोसिटी कितनी है हमारी? मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम, ये पढ़ा होगा। तो यहां क्या मिलेगा बोलो? ये m2 v नॉट इंटू डी हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन इसका, ये इनिशियल हुआ। तो फाइनल कितना मिलेगा हमारा? ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्या आ जाएगा बोलो? बोलो। m2 v इंटू आर मिनिमम। तो यहां से v निकल जाएगा, तो v की वैल्यू किसके इक्वल? m2 बोलो v नॉट डी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारा? m2 आर मिनिमम। तो m2 से क्या हो गया? कैंसिल। मिला हमको क्या? ये
वी नॉट डी डिवाइडेड बाई आर मिनिमम। अब ये वाली वैल्यू किस इक्वेशन में रख देते हैं हम? फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख के हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। v की वैल्यू है हमारी, अच्छा इसको d क्यों रख दिया हमने? अच्छा वो d दिया था, ठीक है। तो v नॉट, अच्छा इसमें देखो वैल्यू रखें तो हाफ m2 v स्क्वायर है ना, तो v की वैल्यू कितना? v नॉट d अपन r मिनिमम है, ये दिख रहा हमको। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, या डेटा हमको दिया रहेगा तो आसान रहेगा कैलकुलेशन। तो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट आर मिनिमम। बस उसे लिख दो, थ्योरी हमको मेन समझनी है अच्छे से। अच्छा अब सुनो, एक इधर ध्यान दो। इतना समझने के बाद एक चीज बताओ मुझे, ये -q1 है, ये क्या है? फिक्स्ड है। माइनस क्या, अब वैल्यू सेम ले लेते हैं। ये q है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान है। इसके जो डिस्टेंस है, इससे d डिस्टेंस परपेंडिकुलर पे उसकी लाइन से, मतलब इसका जो डायरेक्शन है इससे d डिस्टेंस परपेंडिकुलर पे, यहां पे भी प्लस q चार्ज है। कैसा चार्ज है हमारा? ये प्लस q है, ये भी चार्ज प्लस q है। मास जो इसका है वही मास इसका है। इसको v नॉट स्पीड से फायर किया गया, ठीक। अब इसमें जैसे पूछा जाए कि क्या ये इससे स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, या वही सेम क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये पूछा गया हमसे। तो हमने क्या समझा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए क्या क्या करते हैं हम? एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराते हैं, और क्या कंजर्व कराएंगे? मोमेंटम, और क्या कंजर्व कराएंगे? एंगुलर मोमेंटम। क्या मोमेंटम इसमें कंजर्व होगा? फिक्स रखा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। क्या कंजर्व होगा हमारा? मैकेनिकल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अच्छा अब मान लो, अगर ध्यान दो कि ये तो अट्रैक्ट करेगा, जैसे उधर बेंट हो रहा था, अट्रैक्ट करेगा, तो कुछ इसकी पाथ ऐसे हो सकती है, या ये ऐसे टकरा सकता है इससे, ऐसा भी हो सकता है कि टकराएगा कि नहीं टकराएगा, वो हमें पता करना है कि इधर आ जाएगा किधर जाएगा। मान लेते हैं कि नहीं टकराया, समझते हैं ऐसा कि नहीं टकराया, फिर थ्योरी से देखते हैं। मान लो कुछ ऐसा पाथ फॉलो किया, तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस ये होगी आर परपेंडिकुलर, ये निकालना हमको। तो हमने क्या पढ़ा कि नेट टॉर्क, टाउ नेट की अगर बात करें तो ये क्या होगा? 0 हो जाएगा। नेट टॉर्क 0 हुआ, तो नेट टॉर्क 0 हुआ तो इसका मोमेंटम कंजर्व करा दे। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था इसका? बोलो इनिशियल कितना? m0। स्पीड कितनी दी थी हमने? सॉरी, m स्पीड कितना था? v0 था। डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर? d है। अब जब इस पे आया ये, इसका मास बोलो m ले लिया हमने, चार्ज कितना, सॉरी डिस्टेंस कितना हुआ इसका? r मिनिमम, और कुछ आया यहां पे, फाइनल स्पीड आएगी इसकी कितनी? v, उसको v माना हमने, ये v हो गया। तो हमको r मिनिमम निकालना है, तो m से m क्या हो गया? कैंसिल। तो ये v नॉट d की वैल्यू डिवाइडेड बाई क्या आएगा बोलो? ये v हो जाएगा। अब इसमें आप बताओ मुझे, r मिनिमम 0 कहीं दिख रहा? d नॉन जीरो नंबर था, कुछ सेपरेशन पे रखा था, स्पीड इसकी कुछ दिया ही था हमने, वहां चल के स्पीड आएगा, अट्रैक्ट कर ही रहा है, 0 होने की पॉसिबिलिटी है, रिपेल करता तब ना कम होता, हमेशा तो स्पीड बढ़ेगी ही। तो ये क्या वैल्यू, ये 0 पॉसिबल है, तो क्या वो कोलाइड करेगा? अगर आर मिनिमम की वैल्यू 0 आता तब तो क्या होता? टकराता। यहां आर मिनिमम 0 नहीं आ रहा है तो टकराएगा नहीं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐसे बनाए जा सकते हैं। कर एक प्लस, जैसे हम ये माइनस और ये प्लस, जब स्पीड नहीं देते, छोड़ दो, दोनों फ्री हो मूव करने के लिए, तब तो जाके टकराएगा, तब तो हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना जिधर फोर्स लगेगा।
लेकिन ऐसे कुछ स्पीड हमने दे दिया तब वो टकराएगा नहीं, उसकी डायरेक्शन में स्पीड देते तब तो जाके टकराता। चलो इसके लिए इक्वेशन लिखो, बनाओ तुम लोग, आर मिनिमम निकालो।